नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले, वक्त ज़रूर बदलता है, वक्त ज़रूर बदलता है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग 3 दिसंबर 2020 की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को अध्ययन करेंगे और इनसे जितने सारे प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न आप सभी को करवाऊंगा। दोस्तों, क्लास में अंत तक जरूर बने रहें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला पहला भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन सा था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, नीरज चोपड़ा जी जो हैं इन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक राष्ट्रमंडल खेलों में जीता था। बात करते हैं 2022 में जो है ये कारणवश इनका स्वास्थ्य न ठीक होने के कारण जो है इनको राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने भाग नहीं ले पाया। लेकिन भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक राष्ट्रमंडल में कौन लेकर आई थी? ये हमारी मीराबाई चानू जी लेकर आई थी। कौन कौन लेकर आया था? मीराबाई चानू जी जो हैं चानू जी जो है 2022 के राष्ट्रमंडल खेल जो है कहाँ हुए थे? बर्मिंघम में हुए थे। कहाँ हुए थे? बर्मिंघम में हुए थे दोस्तों, यहाँ पर हुए थे। दोस्तों, यहाँ पर मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक लेकर आई हैं और भारत ने जो है चौथे स्थान पर रहा है। 2022 के जो है राष्ट्रमंडल में जो है भारत चौथे स्थान पर रहा है। और बात करते हैं, भारत ने कुल टोटल 61 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? टोटल 61 पदक जीते हैं, जिसमें से 22 गोल्ड और सिल्वर और ब्रॉन्ज भी 61 पदक टोटल मिलाकर जीते हैं और भारत चौथे स्थान पर रहा है। और बात करते हैं नीरज चोपड़ा ने जो है टोक्यो ओलंपिक ने नीरज चोपड़ा जी ने 2020 में टोक्यो ओलंपिक में जो है नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। भाला फेंक में कौन सा मेडल जीता था? भाला फेंक में कौन सा मेडल जीता था? ये हमारा गोल्ड मेडल जीता था और ये भारत के लिए पहला जो है इसमें भाला फेंक में मेडल था। और इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, व्यक्तिगत श्रेणी में ओलंपिक में सर्वप्रथम गोल्ड मेडल कौन लेकर आया? तो दोस्तों 2008 में जो है 2008 में अभिनव बिंद्रा जी तो ओलंपिक में जो है इन्होंने 2008 में शूटिंग में पहला गोल्ड मेडल भारत को दिलाया था। और नीरज चोपड़ा ने जो है भाला फेंक में जो है गोल्ड मेडल दिलाया इन्हीं जिस दिन इन्होंने 7 अगस्त 2020 को भाला फेंका था दोस्तों। 7 अगस्त 2020 को भाला फेंका था दोस्तों। 7 अगस्त को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? 7 अगस्त को हम भाला फेंक दिवस के रूप में ही मनाने लगे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, अगर पत्तियों के रंध्रों से जलवाष्प के रूप में जल अणुओं द्वारा वाष्पीकरण कहलाता है, क्या कहलाता है? जो है जल जो है पत्तियों के रंध्रों के द्वारा जलवाष्प बनकर जो है उड़ जाता है दोस्तों, यह क्रिया क्या कहलाती है? यह क्रिया हमारी कहलाती है वाष्पोत्सर्जन क्रिया, यह कहलाती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा फोर्थ। कह रहा पत्तियों के रंध्रों से जलवाष्प के रूप में जल के अणुओं का वाष्पीकरण क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। बात करते हैं दोस्तों पत्तियों के द्वारा दोस्तों पौधे का जो है भोजन बनता है। पौधे का भोजन किसके द्वारा बनता है दोस्तों? पौधे का भोजन हमारा किसके द्वारा बनता है? पत्तियों के द्वारा बनता है। किसके द्वारा? पत्तियों द्वारा पौधे का भोजन बनता है। और यहाँ पर शोषण की बात आई दोस्तों, शोषण की बात कर लेते हैं। तो पौधों में शोषण जो है, शोषण के दौरान पेड़ पौधे ये कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो पौधों के दौरान शोषण के दौरान पेड़ पौधे ये हमारी कौन सी गैस लेते हैं? एक O2 गैस लेते हैं। कौन सी? ऑक्सीजन गैस लेते हैं और CO2 गैस छोड़ते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 गैस छोड़ते हैं शोषण के दौरान। बात करते हैं दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण की बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण के दौरान दोस्तों ये जो पेड़ पौधे हमारे हैं ये कौन सी गैस लेते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के समय ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। कौन सी लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखने योग्य तथ्य हैं। हमारे एग्जाम में पूछ लेता है यदि कि जो है पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, तो हम सीधे लगा देते हैं प्रकाश संश्लेषण, नहीं देखते हैं, ना देखते हैं कि पूछ रहा है कि शोषण के दौरान पूछ लेता है। शोषण के दौरान पेड़ पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? लगा दिए O2। क्या लगा दिए? O2 की जगह यहाँ पर लगा दें CO2। क्या लगाएंगे? CO2 लगाएंगे और उसके बाद में क्या कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है। लेकिन ऐसा नहीं है,
श्वसन के दौरान ये भी O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। और बात करते हैं दोस्तों पत्ती का हरा रंग किस कारण होता है। पत्ती का जो है, पत्ती की बात है दोस्तों, पत्तियों का जो है हरा रंग किस कारण होता है। पत्तियों का हरा रंग दोस्तों किस रंग का, किसके कारण होता है। हरा रंग जो है ये हमारा पर्णहरित के कारण होता है। किसके कारण, पर्णहरित के कारण होता है, जिसे हम क्लोरोफिल के नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं आप सभी को क्लोरोफिल देखने को मिलेगा। और बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर पेड़ की आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों पेड़ के अंदर जो, पेड़ को काटने के बाद जो इसके अंदर छल्ले होते हैं, जो इसके गोल गोल अंदर छल्ले होते हैं, उनके द्वारा जो है पेड़ की आयु ज्ञात की जा सकती है। इसके माध्यम से हम पेड़ों की आयु ज्ञात कर सकते हैं। और पत्ती के बारे में सभी बता चुके हैं। और इसमें जाइलम और फ्लोएम दो कोशिकाएं पाई जाती हैं। जाइलम जल का जो है संवहन करती है, और फ्लोएम क्या करती है, पत्ती से पौधों के विभिन्न भागों तक फूड का क्या करती है, संवहन करती है। और पढ़ते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार लंबी चोंच वाला गिद्ध, जिसे सामान्यतः भारतीय गिद्ध के नाम से जाना जाता है, वह अगस्त 2020 तक सम्मिलित था। किस अनुसूची में सम्मिलित था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट अनुसूची में सम्मिलित था। किस अनुसूची में, फर्स्ट अनुसूची में सम्मिलित था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न करें, निम्नलिखित में से किसे नज्म उल बहरी नामक पुस्तक का लेखन किया था। किस पुस्तक का, नज्म उल बहरी नामक पुस्तक का लेखन किसने किया था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दारा शिकोह। किसने किया था, दारा शिकोह। और यहाँ पर हमारा दिया औरंगजेब। तो दोस्तों औरंगजेब की बात करते दोस्तों, औरंगजेब इसका शासनकाल, इसके बाद में मौर्य जो है मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुई, औरंगजेब की मृत्यु हमारी हुई थी 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। इसने जो है इसका शासनकाल 1658 से 1658 से जो है 1707 तक इसका शासनकाल रहा था। 1707 तक इसका शासनकाल रहा। 1707 के बारे में इसकी बाद जो है औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पर हमारा शाहजहाँ है। शाहजहाँ दोस्तों सत्यापत्य कला का जनक इसमें जो है शाहजहाँ को कहा जाता है। शाहजहाँ की जो है, शाहजहाँ ने जो है किसकी स्थापना की, हमारी लाल किले की स्थापना किसने की, लाल किला की स्थापना किसने की दोस्तों, ये हमारी किसने करवाई, ये हमारे शाहजहाँ जी ने करवाई। और बात करते दोस्तों ताजमहल की स्थापना, ताजमहल की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई। ताजमहल की स्थापना भी हमारे शाहजहाँ जी के द्वारा करवाई गई। और बताना आप सभी को जो है बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था और ये कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान केंद्र सरकार के पास कितने प्रकार की निधियां हैं। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को प्रकार की निधियां प्रदान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3 प्रकार की। कौन कौन सी हो जाएगी, संचित निधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, संचित निधि हो जाएगी, संचित निधि हो जाएगी। एक हो जाएगी हमारी आकस्मिक निधि। कौन सी हो जाएगी, आकस्मिक निधि हो जाएगी, आकस्मिक निधि हो जाएगी। एक हमारी हो जाएगी समाकित निधि, समाकित निधि हो जाएगी। ये हमारी 3 प्रकार की निधियां होती हैं। दोस्तों संचित निधि की बात करते हैं, आर्टिकल जो है 266 में संचित निधि है। और आकस्मिक निधि आर्टिकल 267 में हमारी क्या है, हमारी ये आकस्मिक निधि दी गई हुई है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ, देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया कर है, किसी म्यूचुअल फंड निवेश द्वारा उसकी आधार सूचकांक बेंचमार्क इंडेक्स से अधिक लाभ अर्जित करने पर दोनों लाभों के बीच का अंतर निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। यानी पूछ रहा है अगर किसी म्यूचुअल फंड निवेश द्वारा उसके आधार सूचकांक यानी बेंचमार्क इंडेक्स से अधिक लाभ अर्जित करने पर दोनों लाभों के बीच का अंतर, ये क्या कहलाता है, अल्फा कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4th हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, शुंग वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। ये हम आप सभी को बता ही चुके हैं, शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी। इसके बारे में आप सभी को हम बहुत ही अच्छी तरीके से
संस्थापक, और जैसे हमने बताया था चोल वंश का संस्थापक कौन था, चोल वंश का संस्थापक हमारा विजयालय था। कौन सा था? विजयालय था। विजयालय था। और मौर्य वंश की बात करते हैं, मौर्य वंश का स्थापक कौन था? मौर्य वंश का, तो मौर्य वंश की बात करते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य था। और बात करते दोस्तों यहाँ पर मौर्य गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ये हमारा श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त जो है ये गुप्त वंश का संस्थापक था। और बात करते हैं सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? किसकी? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? किसका? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ये हमारा सिमुक था। कौन था? सिमुक था। सातवाहन वंश का संस्थापक हमारा सिमुक था। दोस्तों ये हमारे प्रमुख संस्थापक थे। और पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न कर द फायर बर्नर्स ब्लू अरुण केशव द्वारा लिखी गई निम्नलिखित में से भारत के महिला क्रिकेट का विस्तृत बहुआपेक्षित इतिहास है। ये किसके द्वारा? द फायर बर्नर्स ब्लू करुण केशव और सिद्धांत पटनायक के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? करुण केशव एवं सिद्धांत पटनायक के द्वारा लिखी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गुर्दे में उत्पन्न मूत्र से होकर मूत्राशय में पहुंचता है जिसे संचित किया जाता है। इसे कहाँ संचित किया जाता है दोस्तों? ये मूत्रवाहिनी गुर्दे में जो है उत्पन्न मूत्रवाहिनी से होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहाँ से संचित किया जाता है, जहाँ इसे संचित किया जाता है। और बात करते हैं जहाँ गुर्दों के बारे में अध्ययन कहलाता है हमारा क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी जो है, नेफ्रोलॉजी गुर्दों का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। और गुर्दे की पथरी की बात करें दोस्तों, ये किसकी बनी होती है? ये दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल की बनी होती है। किसकी? ऑक्जेलिक अम्ल की जो है ये पथरी बनी होती है। किसकी बनी होती है? ऑक्जेलिक अम्ल की ये पथरी बनी होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुर्दे की पथरी जो है ऑक्जेलिक अम्ल की बनी होती है। और ऑक्जेलिक अम्ल पाया कहाँ जाता है दोस्तों? ऑक्जेलिक अम्ल हमारा टमाटर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये हमारा टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? कह रहा है कि नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा लैम डक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लैम डक का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करा भारतीय सेना के इतिहास में फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे है? सर्वोच्च पद जो है धारण करने का श्रेय किसे है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा के.एम. करियप्पा को जो है इसका पद धारण करने का सर्वोच्च श्रेय था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है। कह रहा है कि भारतीय रेलवे बल ने सितंबर 2020 में अवध सॉफ्टवेयर का संचालन प्रतिबंधित कर दिया था जिसे संपुष्ट रेलवे आरक्षण कंफर्ट रेलवे रिजर्वेशन में हेर फेर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रियल मैंगो। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने सितंबर 2020 में अवैध सॉफ्टवेयर रियल मैंगो का संचालन प्रतिबंधित कर दिया था जिसे संपुष्ट रेलवे आरक्षण कंफर्ट रेलवे रिजर्वेशन में हेरफेर करने के लिए प्रयोग किया जाता था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। शिवाजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर वसूला जाता था? शिवाजी के शासनकाल में कौन सा कर वसूला जाता था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदेशमुखी कर वसूला जाता था। कौन सा? सरदेशमुखी कर वसूला जाता था। और बढ़ते हैं अगले। और ये सरदेशमुखी कर किस लिए वसूला जाता था दोस्तों? ये जो है राजाओं के आस पड़ोस के लोगों की रक्षा करने के लिए कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, इसलिए दोस्तों सरदेशमुखी टैक्स लेते थे। 1/10 लेते भाग, तब 1/10 भाग लेते थे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर रहा है कि शास्त्रीय संगीत की रचना के द्वितीय भाग को निर्दिष्ट करता है।
हिंदुस्तानी संगीत, शास्त्रीय संगीत किसी रचना में जो है अंतरा रचना के द्वितीय भाग को निर्देश करती है। कौन सी? अंतरा जो है कि रचना के द्वितीय भाग को स्पष्ट करती है, निर्दिष्ट करती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर हुरोज ने जो है झांसी के किले की घेराबंदी कर ली थी। यहाँ पर दोस्तों यह है कि यहाँ पर दिया कर ए ओ ह्यूम, क्या दिया है? ए ओ ह्यूम दिया है। तो यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। ए ओ ह्यूम के द्वारा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे दोस्तों, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये हमारे व्योमेश चंद्र बनर्जी जी जो हैं, बनर्जी जी जो है इसके पहले अध्यक्ष थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी जी जो है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। और इस समय जो है वायसराय कौन था? इस समय वायसराय कौन था दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में हुई थी दोस्तों। इसके उस समय जो है वायसराय कौन थे? उसके उस समय वायसराय हमारे कौन थे? वायसराय हमारे डफरिन थे। कौन थे? डफरिन उस समय वायसराय थे। तो कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1885 ईस्वी को। और इस समय वायसराय कौन था? डफरिन था दोस्तों। ये जो है लोगों ने कहा जो कांग्रेस की स्थापना है ये डफरिन के जो है दिमाग की सोच है, डफरिन के दिमाग की सोच है, डफरिन के द्वारा दी गई हुई है। और ये हमारा कांग्रेस संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट होते। और बात कर लेते हैं दोस्तों कांग्रेस के जो है 1896 में एक अधिवेशन हुआ था, कोलकाता अधिवेशन। और ये हुआ कहाँ था दोस्तों? ये हुआ था हमारा मुंबई में। कहाँ था? जिसे बॉम्बे के नाम से बम्बई में कह सकते हो। बॉम्बे में, उस समय बॉम्बे नाम था, बॉम्बे में इसका आयोजन हुआ था। लेकिन इसका आयोजन कहाँ होना था दोस्तों? इसका आयोजन होना था हमारा पुणे में। कहाँ हुआ था? पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन होना था। लेकिन वहाँ पर जो है कुछ कारणवश वहाँ नहीं हो पाया, लेकिन इसका बॉम्बे में आयोजन किया गया दोस्तों। 1896 की बात करते दोस्तों। 1896 की बात करते दोस्तों। 1896 इसमें जो है कोलकाता अधिवेशन हुआ था। कौन सा हुआ था? कोलकाता अधिवेशन हुआ था। कोलकाता अधिवेशन की इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता हमारे रहीमुद्दौला सयानी ने की थी। किसने? रहीमुद्दौला सयानी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इन्हीं की अध्यक्षता में वंदे मातरम सर्वप्रथम कोलकाता अधिवेशन में वंदे मातरम सर्वप्रथम गाया गया था। वंदे मातरम जो है इन्हीं के जो है इसी कोलकाता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था। और बात करते हैं इसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों हम 1907 में हमारा हुआ था सूरत अधिवेशन को। तो 1907 ईस्वी में हमारा हुआ था सूरत अधिवेशन हुआ था। इसमें जो है कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल दो भागों में विभाजित हो गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? 1907 के। तो दोस्तों इसके थे हमारे रास बिहारी घोष थे। कौन थे? रास बिहारी घोष जी जो हैं इसके अध्यक्ष थे। यहाँ पर हमारे कन्फ्यूजन के लिए दोस्तों एग्जामिनर क्या करता है? रास बिहारी घोष और रास बिहारी बोस दोनों दे देता है। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, इसका राइट आंसर रास बिहारी घोष हो जाएगा। 1907 ईस्वी में जो है कांग्रेस का अधिवेशन सूरत अधिवेशन हुआ था। इसमें कांग्रेस का जो है नरम दल और गरम दल दो भागों में विभाजित हो गई थी दोस्तों। बात करते हैं यहाँ पर 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में हमारा क्या हुआ था? ये हमारा हुआ था बंगाल विभाजन की डेट 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को रखी गई थी। लेकिन बंगाल विभाजन को जो है 1911 में जो है दिल्ली दरबार में से रद्द कर दिया गया था। और बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लखनऊ अधिवेशन हुआ था। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता हमारे अंबिका चरण मजबूदार जी ने की थी। किसने की थी? अंबिका चरण मजमूदार जी ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी।
और बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर 1916 इसमें जो है कांग्रेस के जो है नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल दोस्तों, इनका एकीकरण किसमें हुआ था? नरम दल और गरम दल में 1916 ईस्वी में इनका एकीकरण हो गया था। उसके बाद में बात करते दोस्तों एक हमारा 1917 की ईस्वी में एक हुआ था हमारा 1916 ईस्वी में जो है भारत की पहली महिला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? ये हमारी थी एनी बेसेंट। कौन थी पहली महिला अध्यक्ष? कौन थी हमारी? एनी बेसेंट। और कौन थी? एनी बेसेंट थी। और बात करते दोस्तों कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी हमारी? सरोजिनी नायडू जी थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू जी हैं। भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू जी थी। दोस्तों इन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। किसकी? कौन सा अधिवेशन था? कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों। ये कब की थी इन्होंने 1925 में की थी। 1925 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू जी ने की थी। और बात करते दोस्तों 1924 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी जी ने की थी। 1924 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी जी ने जो है कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। केवल एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष महात्मा गांधी रहे, वो था हमारा कौन था? बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन हुआ था हमारा कहाँ का? कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेलगांव कर्नाटक में स्थित है। कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित दोस्तों। यहाँ पर केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कानपुर में ही स्थित है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में था जनरल डायर। क्या दिया? जनरल डायर दोस्तों यहाँ पर हुआ था 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को 1919 ईस्वी की घटना हुई थी जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। बाग हत्याकांड। तो दोस्तों इस हत्याकांड में क्या हुआ था? ये जनरल डायर जो था जनरल डायर ने क्या किया था? इस बाग में जो ये कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित। यहाँ पर बाग में लगी हुई थी एक सभा। उस सभा में जनरल डायर ने अपने एक इशारे से हजारों भारतीयों को मौत के मुंह में डाल दिया था, जिसमें बहुत सारे लोग मर गए थे, जिसमें अंग्रेजों की रिपोर्ट के अनुसार 350 लोगों की मौत हुई थी। और जो है भारतीय रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, ये भारतीय लोगों के अनुसार यहाँ पर लगभग 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी और बहुत सारे लोग घायल हो गए थे। दोस्तों इस घटना में वहाँ कुएँ थे, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कुएँ में कूद पड़े और कुएँ में उनकी जान चली गई। कुएँ में डूबकर बहुत सारे गोलियाँ लग गई। ऐसे बहुत सारे लोग 1000 लगभग लोगों की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। और जनरल डायर दोस्तों इसको जो है एक उधम सिंह ने इससे जो है क्या किया था? इसको जो है मार दिया था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेव शब्द का प्रयोग किया जाता था। किस लिए किया जाता था? भूमि के उपहार के लिए ब्रह्मदेव शब्द का प्रयोग किया जाता। किसके लिए? भूमि के उपहार के लिए ब्रह्मदेव शब्द का प्रयोग किया जाता था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा महासागरों के अध्ययन से जुड़ा संगठन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड मिशन ब्लू द्वारा अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह को नाम दिया था। क्या नाम दिया था? होप स्पॉट, आशा का स्थान। कौन सा नाम दिया था? यह किसके द्वारा? IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर एंड ब्लू मिशन द्वारा अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह को कौन सा होप स्पॉट जो है स्थान नाम दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया कर रहा है कि मादकेरी पर्वतीय स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ऑप्शन ए देकर महाराष्ट्र में दोस्तों हमने आपको बताया था कि महाराष्ट्र में हमारा क्या स्थित है? बीबी का मकबरा। क्या बताया था? बीबी का मकबरा ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये हमारा महाराष्ट्र में है। इसे जो हम क्या कहते हैं? इसे ताजमहल की भद्दी नकल के नाम से भी जानते हैं। ताजमहल की भद्दी नकल पूछ लेता कभी कभी एग्जाम में। ताजमहल की भद्दी नकल के नाम से हम किसको जानते हैं? भद्दी नकल के नाम से किसको जानते हैं दोस्तों? ताजमहल की भद्दी नकल के नाम से हम किसको जानते हैं? ये हम बीबी के मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है।
और यहाँ पर इसका मादकेरी पर्वतीय स्थल कहाँ स्थित है? ये हमारा कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की रैंक भारतीय महिला टीम का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था हमारा 9वां स्थान था। कौन सा था? 9वां स्थान था। और बात करते दोस्तों हॉकी जो हमारा क्या है, राष्ट्रीय खेल कौन सा है? राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है। कौन सा खेल है? राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है। हॉकी की बात करते हैं, हॉकी का जादूगर के नाम से किसे जाना जाता सकता है? आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किसे कहा जाता है। दोस्तों हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। आप सभी लोग को बता चुके हैं मेजर ध्यानचंद। 29 अगस्त इनके जन्म दिवस पर हम कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। दोस्तों मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। इसमें जो इसकी राशि कितनी है? 25 लाख रुपए इसकी राशि है। 2020 में इसका नाम बदल दिया गया था। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अगले प्रश्न की। यहाँ पर दिया गया 7। दोस्तों 7 है, ये जो किसमें खिलाड़ी होते हैं? 7 मेंबर जो है ये हमारे कबड्डी खेल में कितने सदस्य होते हैं? इसमें जो है 7 प्लेयर होते हैं। और 11 प्लेयर दोस्तों क्रिकेट में होते हैं। क्रिकेट में कितने होते हैं? क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं। बात करते हैं हॉकी में कितने होते हैं? हॉकी में भी 11 ही प्लेयर होते हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ है? कौन सा? हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1818 में या 1856 में या जो है 1823 में या 1885 में। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह फिर से लागू कर दिया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं सती प्रथा की। दोस्तों इसी सन में जो है 1829 ईस्वी में क्या हुआ था? 1829 में हमारा सती प्रथा का अंत हुआ था। किसका? सती प्रथा का अंत कब हुआ था दोस्तों? ये हमारा 1829 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों किसने किया था सती प्रथा का अंत? ये हमारा विलियम बेंटिक जो था। कौन था? विलियम बेंटिक था। विलियम बेंटिक जो था, इसने जो है विलियम बेंटिक ने जो है इसका सती प्रथा का अंत किसके सहयोग से करवाया था? दोस्तों जो है राजा राम मोहन राय जी के द्वारा, इसके नेतृत्व में इनका जो है 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। उसके बाद में बात करते हैं हम लोग सती प्रथा का अंत। उसके बाद में बात करें तो दोस्तों हम दास प्रथा का अंत किसने किया? दोस्तों दास प्रथा का अंत किसने किया? तो दास प्रथा का अंत हमारा किसने किया था? दास प्रथा का अंत दोस्तों किसने किया था? दास प्रथा का अंत हमारा एलन बरो ने किया था। किसने किया था? एलन बरो ने जो है दास प्रथा का अंत किसने किया था? ये हमारा एलन बरो ने जो है दास प्रथा का अंत किया था। किसने किया था? एलन बरो ने दास प्रथा का अंत किया था। उसके बाद करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट होने 1856 के बारे में आप सभी को बता ही चुके हैं। और दोस्तों इस समय विधवा पुनर्विवाह के समय कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी दोस्तों इसमें कौन था? हमारा भारत का गवर्नर जनरल था। और बात करते हैं भारत का पहला गवर्नर जनरल अभी विलियम बेंटिक के बारे में आप सभी को होता है। विलियम बेंटिक जो इनके बारे में बात करते हैं भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये हमारा विलियम बेंटिक था। बंगाल का पूछ लेता है हमारा वॉरेन हेस्टिंग था। और भारत का पहला पूछ लेता तो क्या हो जाएगा? भारत का पहला जो है कौन सा हो जाएगा? विलियम बेंटिक हो जाएगा। बंगाल का पहला हो जाएगा, बंगाल का पहला बात करते हैं तो क्लाइव हो जाएगा। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हमारा तो कौन था? ये हमारा था कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था। और जो है इसके बाद में क्या कर दिया गया था? 1858 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? गवर्नर जनरल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? वायसराय कर दिया गया था। क्या कर दिया? वायसराय कर दिया गया था। दोस्तों वायसराय, भारत के पहले वायसराय कौन थे? ये हमारे कैनिंग जी थे। कौन थे? कैनिंग थे। कैनिंग थे। कौन थे? भारत के पहले वायसराय कौन थे? ये हमारे कैनिंग थे।
बढ़ते दोस्त, यहाँ पर 1885 यहाँ पर दिया, तो 1885 की मैंने आप सभी को बता चुके हैं। कांग्रेस की स्थापना 1885 में 28 दिसंबर 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ये डफरिन के दिमाग की उपज है, ऐसा लोगों ने कहा था। और जो है इसके बारे में आप सभी को, कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में आप सभी को हम बहुत ही अच्छी तरीके से बता चुके हैं। इनसे प्रश्न बहुत ही बनने की संभावना रहती है। और देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखते हैं हम क्या है। मंडूक शब्दम निम्नलिखित में से किस नृत्य का एक मूल तत्व है? कौन सा? ये मंडूक शब्दम दोस्तों, ये हमारा कुचिपुड़ी का, किसका है? कुचिपुड़ी का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। कुचिपुड़ी दोस्तों कहाँ का नृत्य, लोक नृत्य है? ये दोस्तों आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश का दोस्तों कौन सा है? ये हमारा आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य हमारा कुचिपुड़ी है। यहाँ पर क्या है? मोहिनी अट्टम दोस्तों, मोहिनी अट्टम यह कहाँ का है? हमारा दोस्तों केरला का क्या है? केरला का मोहिनी अट्टम है। उड़ीसा की दोस्तों बात करते हैं, हमारा उड़ीसा क्या है? हमारा ओडिसी है। कहाँ का है? ओडिशा का है। और बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है हमारा सत्रिया। सत्रिया दोस्तों कहाँ का है? ये दोस्तों असम का है। कहाँ का है? असम का दोस्तों सत्रिया है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चार हमारे क्या थे? चार हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट लोक नृत्य थे। इनमें से कोई ना कोई प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछने जाने की संभावना रहती है, प्रबल संभावना रहती है। तो इनको दोस्तों याद रखिए। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, ओडिसी ओडिशा का है, और असम का क्या है? सत्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री हरविंदर साहिब मंदिर कहाँ स्थित है? ये हमारा पंजाब में स्थित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा थर्ड। दोस्तों इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? दोस्तों इसका निर्माण रणजीत सिंह के द्वारा, दोस्तों इसका निर्माण जो है हमारे, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था दोस्तों? इसका निर्माण हमारा करवाया गया था? इसका निर्माण दोस्तों हमारे सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? अर्जुन देव जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? अर्जुन देव जी के द्वारा जो है हरविंदर मंदिर जो है इसका पंजाब में निर्माण कराया गया था। दोस्तों बात करते हैं हरविंदर मंदिर की नींव किसने रखी थी? दोस्तों हरविंदर साहब मंदिर की नींव किसने रखी थी? तो दोस्तों इसकी नींव रखी थी मियाँ मीर ने। किसकी? इसकी जो है नींव किसने रखी थी? नींव जो है मियाँ मीर ने जो है इसकी नींव रखी थी। किसकी? हरविंदर साहब मंदिर की नींव किसने रखी थी? मियाँ मीर ने रखी थी। और इसका निर्माण हमारा अर्जुन देव ने करवाया था। और बात करते दोस्तों अर्जुन देव के बारे में आप सभी को बता चुके ना। और यहाँ पर इस पर जो है हरविंदर साहिब मंदिर पर जो है इस पर सोना किसने चढ़वाया था? दोस्तों इस पर सोना चढ़वाया था हमारे राणा रणजीत सिंह ने। किसने? राजा रणजीत सिंह ने। किसने? राजा कौन से हमारे थे? राजा रणजीत सिंह ने जो है, राजा रणजीत सिंह ने जो है ये किसका निर्माण का, इस पर जो है सोना किसने चढ़वाया था? हमारा राणा रणजीत सिंह ने जो है चढ़वाया था। दोस्तों ये कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। और बात करते दोस्तों पंजाब जहाँ पर स्थित है, पंजाब नगर, यहाँ पर एक अमृतसर स्थान है। अमृतसर में जो है कहाँ स्थित है? हमारा स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? हमारा अमृतसर में स्थित है। अमृतसर में स्थित है। दोस्तों अमृतसर की नगर की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा करवाई गई थी? दोस्तों इसकी जो है राजा रामदास थे। कौन थे? हमारे रामदास, गुरु रामदास थे। कौन थे? गुरु रामदास के द्वारा गुरु रामदास के द्वारा जो है यहाँ पर किस नगर की स्थापना की थी? रामदास नगर की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? जो है बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों सिखों के चौथे गुरु थे हमारे रामदास। कौन थे? रामदास। दोस्तों इनको जो है रामदास जी को जो है गुरु रामदास जी को अकबर ने जो है भूमि जो है उपहार की थी। अकबर ने भूमि उपहार की थी दोस्तों। इस पर इन्होंने रामदास नगर बसाया था। कौन सा? रामदास नगर बसाया था दोस्तों। वर्तमान में जिसका रामदास नगर, वर्तमान में जिसका नाम क्या है? वर्तमान में जिसका नाम अमृतसर है। जिसका नाम वर्तमान में अमृतसर है। और आप सभी को बताया कि यहाँ पर हरविंदर साहब मंदिर सिखों के पांचवें गुरु किसने करवाया था? अर्जुन देव जी ने करवाया था। इस पर सोना किसने चढ़वाया था? इस पर जो है सोना हमारा रणजीत सिंह के द्वारा जिस पर सोना चढ़वाया गया था दोस्तों। अब इसे हम स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की अमूर्त
विरासत का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है? कौन सी जो है यूनेस्को की अमूर्त विरासत नहीं है? तो दोस्तों बात आई यूनेस्को की। दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय हमारा फ्रांस की राजधानी कहाँ स्थित है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। कहाँ स्थित है? पेरिस में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूनेस्को का जो है मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। बात करते दोस्तों यहाँ पर दिया है रानी की वाव। रानी की वाव जो है ये जो है अमूर्त विरासत में जो है इसे शामिल नहीं किया गया है। इसे अमूर्त विरासत में इसे शामिल नहीं किया गया है दोस्तों। इसे जो है विश्व विरासत में शामिल किया गया है। अमूर्त में नहीं लेकिन विश्व विरासत में शामिल है। इसे कब शामिल किया जाता है? इसे जो है रानी की वाव को हमें 24 जून 2014 को जो है इसे क्या कर लिया गया था? इसे जो है रानी की वाव को सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया था। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत वर्तमान में कितनी है? दोस्तों वर्तमान में 14 अमूर्त विश्व विरासत हैं। दोस्तों ये नवरोज जो है, नवरोज और रम्माण योग, ये तीनों जो हैं ये अमूर्त विश्व विरासत में शामिल हैं। ये तीनों अमूर्त विश्व विरासत में शामिल हैं। और ये रानी की वाव हमारी विश्व विरासत में शामिल है। मूर्त में शामिल है लेकिन अमूर्त में शामिल नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करें, प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों अंगूर में हमारा कौन सा पाया जाता है? हमारा टार्टरिक एसिड जो है अमूल्य में इसमें जो है अंगूर में पाया जाता है। किसमें? अंगूर में पाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल दिया है। दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में हमारा ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल की बात करते हैं दोस्तों हमारा दूध में पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर दिया फोर्थ में दिया एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक अम्ल दोस्तों ये हमारा विटामिन सी का क्या नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम कौन सा है? ये हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल है। कौन सा है? एस्कॉर्बिक अम्ल जो है इसका नाम रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो बात करते हैं दोस्तों एस्कॉर्बिक विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से हमारा कौन सा रोग होता है? ये होता है हमारा पायरिया। कौन सा होता है? पायरिया रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से पायरिया रोग होता है। इसके जो है विटामिन सी के अच्छे स्रोत क्या है? नींबू है, आंवला है। कौन सा है? नींबू है, आंवला है। नींबू आंवला हो गया हमारा। अमरूद हो गया। कौन सा हो गया? अमरूद हो गया। दोस्तों ये क्या है? ये दोस्तों आदि खट्टे पदार्थ जो हैं इसके जो है एस्कॉर्बिक अम्ल यानी इसके प्रमुख अच्छे स्रोत हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया गया नीलगिरी की दोरडा जनजाति का एक सबसे महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा है? कौन सी जनजाति के द्वारा? दोरडा जनजाति के द्वारा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा माधव वेटा। कौन सा? माधव वेटा जो है ये नृत्य किया जाता है। लोसर की बात करते हैं दोस्तों हमारा कहाँ का? लोसर हमारा लद्दाख का प्रमुख नृत्य है। कहाँ का है? लोसर हमारा लद्दाख का प्रमुख नृत्य है। कर्मा की बात करते दोस्तों हमारा कर्मा कहाँ है? कि हमारा गुजरात का कर्मा नृत्य है। कहाँ का है? गुजरात का है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? हमारी दोदा बेटा है। कौन सी है? दोदा बेटा जो है ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है काली मिट्टी उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है। दोस्तों इस बारे में हम आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से बता चुके हैं। काली मिट्टी के बारे में आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से हम अध्ययन करवा चुके हैं। काली मिट्टी को दोस्तों किस नाम से जानते हैं? काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से, रेगुर मिट्टी और कपासी मिट्टी के नाम से भी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। दोस्तों कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, सबसे आदर्श मानी जाती है। यहाँ पर दोस्तों ये हमारा चावल के लिए दोस्तों हमारी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी में। और इसमें जो है हमारा कपासी मिट्टी में इसमें चावल भी और गेहूँ तीनों चीज़ें उत्पादित हो जाती हैं। और बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम चावल गेहूँ और गन्ना ये तीनों बहुत ही अच्छे जो है जलोढ़ मृदा में पाए जाते हैं। किस मृदा में? जलोढ़ मृदा में। किस मृदा में? जलोढ़ मृदा में जो है गेहूँ, चावल और गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन अच्छे से किया जाता है। बात करते हैं जलोढ़ मृदा। ये दोस्तों जलोढ़ मृदा दोस्तों ये हमारे दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर। जो नवीनतम काप मृदा होती है हमारी कहलाती है खादर, और जो
पुरातन जो है हमारी मृदा होती है उसे क्या कहते हैं हम, बांगर मृदा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर हम सर्वाधिक जो है गेहूं के उत्पादन में कौन आगे है। दोस्तों गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक हमारा कौन सा राज्य आगे है, ये हमारा उत्तर प्रदेश हमारा टॉप स्थान पर कौन सा है गेहूं के उत्पादन में, ये उत्तर प्रदेश है। चावल के उत्पादन में दोस्तों ये वेस्ट बंगाल है, और जूट के उत्पादन में भी हमारा कौन सा है, वेस्ट बंगाल ही है। और बात करते हैं चीनी के उत्पादन में दोस्तों ये हमारा महाराष्ट्र सर्वाधिक स्थान पर है। गन्ने के उत्पादन में दोस्तों उत्तर प्रदेश टॉप है, और आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। दुग्ध के उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय नागरिकों के लिए खाते का एक प्रकार है, भारतीय नागरिकों के लिए खाते का एक प्रकार है जिसके माध्यम से वे शेयर बाजार में सूचीबद्ध शेयर का क्रय विक्रय कर सकते हैं। दोस्तों ये डीमैट खाता क्या है हमारा, ये हमारा डीमैट खाता जो है भारतीय नागरिकों को नए खाते का एक प्रकार है। भारतीय नागरिकों को नए खाते का प्रकार जिसके माध्यम से शेयर मार्केट में सूचीबद्ध शेयर का जो है क्रय विक्रय कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है, कह रहा भारत में प्रसिद्ध स्टेडियमों के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। भारतीय स्टेडियमों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है। यह कह रहा बेबोर्न हिमाचल प्रदेश में, ईडन गार्डन्स पश्चिम बंगाल में है, बारामती हमारा उड़ीसा में है, मोटेरा हमारा कहाँ है, गुजरात में स्थित है। बात करते हैं बोबोर्न हमारा कहाँ स्थित है, ये हमारा स्थित कहाँ स्थित है, ये हमारा मुंबई में। बेबोर्न कहाँ स्थित है, ये हमारा मुंबई में स्थित है। दोस्तों ये हमारे थे प्रमुख क्या है, भारतीय स्टेडियम। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है, कह रहे निम्नलिखित में कौन एक पैरा एथलीट है। तो दोस्तों ये पैरा एथलीट हमारी कौन है, ये हमारी दीपा मलिक जी जो हैं, ये हमारी पैरा एथलीट हैं। कौन है, दीपा मलिक जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है, करा अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार दिल्ली एनसीटी हेतु लोकसभा की सीटें आवंटित की गई हैं। तो दोस्तों कितनी की गई हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7 सीटें आवंटित की गई हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। मुस्लिम लीग ने 1946 ईस्वी को सीधी कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में घोषित किया था। तो दोस्तों यहाँ पर 14 अगस्त या 13 या 16 या 15 अगस्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 16 अगस्त। इसके बारे में आप सभी को बता चुके हैं। 16 अगस्त जो है इसे जो है 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्रवाई या प्रत्यक्ष कार्रवाई डे, क्या नाम से, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस दोस्तों ये हमारा मनाया जाता था। कार्रवाई दिवस जो है ये हमारा 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया गया था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न है उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति किस महीने में होती है। दोस्तों ये हमारी किस महीने में होती है, ये हमारी जून महीने में होती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा फर्स्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखन E.M. फोस्टर के द्वारा किया गया था। E.M. फोस्टर के द्वारा किया था दोस्तों ए पैसेज टू इंडिया जो है इस पुस्तक का लेखन किसके द्वारा किया गया था, ये हमारा E.M. फोस्टर के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। चांदी का प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों चांदी का प्रतीक चिन्ह हमारा कौन सा है, ये हमारा Ag है। कौन सा है, Ag है। और यहाँ पर बात करते हैं S, ये हमारा सल्फर का है। किसका है, सल्फर दोस्तों S से हो गया। और Au हमारा क्या हो गया, सोना का जो है रासायनिक प्रतीक है। सोना का प्रतीक क्या हो जाएगा हमारा Au हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दिसंबर 2019 को कानपुर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी के तटों पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। किसके द्वारा, ये अर्थ गंगा की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न हमारा देखा है भारतीय खाद्य निगम FCI स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। उसी वर्ष जो है देश को खाद्यान्न विशेष रूप से गेहूं की भारी कमी का सामना करना पड़ा था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1965 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1965 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी।
यहाँ पर दोस्तों 1992 दिया, तो दोस्तों 1992 ईस्वी में कौन सा प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रोजेक्ट हाथी 1992 ईस्वी में शुरू किया गया था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या कर रहा है कि और उनके आसपास जलमग्न भूमियाँ ऐसे निकाय होते हैं, ये प्रायः नदी के समुद्र में मिलने के स्थानों पर पाए जाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? नदी के मुहाने। क्या कहलाते हैं? नदी के चौड़े मुहाने। नदी के चौड़े मुहाने और उनके आसपास जलमग्न भूमियाँ ऐसे निकाय होते हैं जो प्रायः नदियों के समुद्र में मिलने के स्थानों पर पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा नदी के चौड़े मुहाने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। करा कि आर्थिक सर्वेक्षण थालीनॉमिक्स भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र जो है शब्द का प्रयोग किया गया था। थालीनॉमिक्स इकोनॉमिक्स ऑफ प्लेट ऑफ इंडिया फूड इन इंडिया, दोस्तों ये शब्द का प्रयोग किया गया था। इस शब्द का प्रयोग हमारा आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के दौरान इसका प्रयोग किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होकर 2.5 दिन का झोपड़ा निम्नलिखित में से 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये सबसे पुरानी मस्जिद है, कहाँ स्थित है? दोस्तों ये मस्जिद स्थित है हमारी अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित। दोस्तों ये 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा निर्माण किया गया था? दोस्तों इसका निर्माण हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक जी के द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया गया था। दोस्तों बात करते हैं कुतुब मीनार। किसकी? कुतुब मीनार की बात करते हैं दोस्तों। कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा गया था? दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण हमारा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जी के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों इसकी जो तीसरी मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश ने जो है इसकी तीसरी मंजिल का निर्माण करवाया था। और बात करते हैं कहाँ स्थित है कुतुब मीनार? ये हमारा दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में जो है कुतुब मीनार स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और इसकी ऊंचाई की बात करते हैं दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 82.5 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। कितनी है? 82.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये जो है कुतुब मीनार देखने के लिए दोस्तों लोग देश विदेशों से देखने के लिए कुतुब मीनार को देखने के लिए आते हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। हड़प्पा निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? कौन सा स्थान जो है गुजरात में नहीं स्थित है? दोस्तों हमारा अमरी जो है गुजरात में स्थित नहीं है। धौलावीरा, रंगपुर, लोथल ये सारे कहाँ स्थित हैं? ये हमारे गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। धौलावीरा, रंगपुर, लोथल ये तीनों हमारे कहाँ स्थित है? ये हमारे गुजरात में स्थित। धौलावीरा जो है इसे जो है 40वीं हमारी क्या गया विश्व विरासत में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। करा पारसेक जो है किसका मात्रक है? तो दोस्तों पारसेक किसका मात्रक है? पारसेक हमारा दूरी का मात्रक है। किसका? दूरी का मात्रक है, लंबाई का मात्रक हमारा क्या है? पारसेक है। दोस्तों यहाँ पर दिया समय का मात्रक क्या है? समय का मात्रक हमारा क्या है? मीटर, मिनट है, सेकंड है दोस्तों। और यहाँ पर दिया हुआ है द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? इसका एसआई मात्रक हमारा किलोग्राम है। क्या है? किलोग्राम है। ऊर्जा का मात्रक हमारा क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक हमारा शक्ति होता है। क्या होता है? शक्ति का मात्रक दोस्तों क्या होता है हमारा? दोस्तों माफी चाहते हैं, यहाँ पर ऊर्जा का मात्रक हमारा क्या हो जाएगा? ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा हमारा जूल। और यहाँ पर बात करें द्रव्यमान का दोस्तों, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा हमारा? किलोग्राम इसका एसआई मात्रक है। समय का मात्रक हो जाएगा हमारा सेकेंड हो जाएगा। और बात करते हैं यहाँ पर शक्ति की, तो दोस्तों शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? शक्ति का मात्रक हमारा क्या हो जाएगा? शक्ति का मात्रक हो जाएगा हमारा वाट। क्या हो जाएगा? वाट। शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा हमारा? वाट। दोस्तों एक अश्वशक्ति बराबर कितनी होती है? एक हॉर्स पावर एक एचपी बराबर कितना होता है दोस्तों? 746 वाट होती है। कितनी होती है? 746 वाट दोस्तों। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होती है। दोस्तों ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ज्योति क्षेत्र की तीव्रता। ज्योति क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? क्षेत्र की तीव्रता। ज्योति क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तीव्रता का मात्रक होता है हमारा क्या होता है? ये हमारा कैंडला होता है। क्या होता है? कैंडला जो है
ज्योति क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है हमारा? कैंडेला होता है। इसका राइट आंसर पारसेक हमारा दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। करें नोबेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दिया करा मदर टेरेसा जी को शांति के लिए पुरस्कार दिया गया था, एकदम सही है। कर जो है एस चंद्रशेखरन यानी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के लिए दिया गया था, बिल्कुल सही है। कर वेंकी रामकृष्णन को रसायन के लिए दिया गया था, बिल्कुल सही है। यहाँ पर दिया गया कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को जो चिकित्सा के रूप में क्षेत्र में दिया था, इसका बिल्कुल हमारा गलत है। एस चंद्रशेखर वेंकट रमन को जो है रमन प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था। इसके लिए रमन प्रभाव की खोज के लिए रमन प्रभाव की खोज के लिए दोस्तों इनको कब दिया गया था? इनको दोस्तों 1930 ईस्वी में रमन प्रभाव की खोज के लिए ये जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार दोस्तों कहाँ दिए जाते हैं? ये हमारे स्टॉकहोम में, स्वीडन की राजधानी कहाँ की? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। कहाँ? स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ये कब दिए थे दोस्तों? 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। कब दिए थे? 10 दिसंबर को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। दोस्तों एक जो है शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार होता है, किसके क्षेत्र में? हमारा शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दोस्तों ये कहाँ दिया जाता है? शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दोस्तों एक कहाँ दिया जाता है? ये हमारा दिया जाता है ओस्लो की राजधानी नार्वे में। कहाँ की? ओस्लो की राजधानी नार्वे में दिया जाता है। कहा जाता है नार्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। कहा जाता है? ओस्लो में दिया जाता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कर सितंबर 2020 में पंचम सितारा 5 स्टार विलेजेस योजना प्रारंभ की गई थी। दोस्तों किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? ये भारतीय डाक के द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई। राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न, अगर भारत का राष्ट्रपति व एक वैधानिक शक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन, ये दोस्तों पढ़ने वाले ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या दिए हैं। अगर वह केंद्र राज्य अंतर्राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। और यहाँ पर दिया अगर वैधानिक शक्ति की बात बता रहा है तो संविधान के अंतर्गत लिखा करा है कि कर वह किसी भी अपराध सजाया याफ्त व्यक्ति को क्षमा दंड विराम और दंड विलंब और परिहार दे सकता है। दोस्तों ये भी कर सकता है। कर वह प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ये भी संविधान के अंतर्गत कहा गया है। कर वह प्रत्येक आम चुनाव के उपरांत संसद के प्रथम सत्र के अधिवेशन को संबोधित कर सकते हैं। हमारा वैधानिक शक्ति है। संवैधानिक शक्ति दोस्तों तीनों है, संवैधानिक शक्ति तीनों है। ये इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना कर सकता है और यहाँ पर जो है ये किसी भी व्यक्ति को की सज़ा को माफ़ कर सकता है, इसको बिल्कुल लघुकरण कर सकता है और वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। दोस्तों सारे हमारे आर्टिकल लिखे हुए हैं। आर्टिकल के जहाँ पर अंतर्राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों हमारा आर्टिकल 263 के अंतर्गत बताया गया हुआ है। और जो है सज़ा माफ़ जो है ये आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? ये क्षमादान कर सकता है आर्टिकल 72 में। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति हमारा आर्टिकल 75 के अंतर्गत अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये हमारा एक वैधानिक शक्ति राष्ट्रपति के पास है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा आरबीआई जो है आरबीआई अधिनियम 1934 की कौन सी अनुसूची के अंतर्गत बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता था? दोस्तों ये जो है आरबीआई की अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्य बैंक कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। आरबीआई की स्थापना एक्ट हमारा कब का था? 1934 का था। स्थापना 1935 में थी। इसके पहले अध्यक्ष ओसबॉर्न स्मिथ थे। इसकी स्थापना हमारी शाही आयोग यानी यंग हेल्टर आयोग की स्थापना के आयोग पर की गई थी और इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण दोस्तों 1949 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया था। दोस्तों ये आरबीआई के बारे में इसका जो है लोगो क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर जो है इसका लोगो है और ताड़ का वृक्ष। दोस्तों ये हमारा आरबीआई का लोगो है। आरबीआई के वर्तमान में हेड कौन है? हमारे शक्तिकांत दास जी हैं। कौन है? शक्तिकांत दास जी जो है वर्तमान में आरबीआई के हेड कौन है? आरबीआई के हेड कौन है? अध्यक्ष कौन है? हमारे शक्तिकांत दास जो आरबीआई के गवर्नर के रूप में हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अनुमानित प्राप्तियों और वे वार्षिक वित्तीय विवरण द्वारा संसद दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
यहाँ पर देखा वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण दोस्तों किसकी चर्चा हमारे आर्टिकल 112 में की गई है, ना कि बजट। दोस्तों बजट का संविधान में पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में। बजट का जो है बजट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में होता है? उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों हमारे बजट का शब्द का उल्लेख संविधान के हमारे किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। बजट शब्द का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। आर्टिकल 112 में कहा गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा अनुमानित प्राप्त राशियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों समक्षों के समस्त प्रस्तुत किया जाएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण ये हमारा आर्टिकल जो है 112 के अंतर्गत है। दोस्तों यहाँ पर हमारा दिया है कि 110 दिया दोस्तों। 110 के अंतर्गत हमारा क्या है? 110 में हमारा धन विधेयक है। धन विधेयक दोस्तों किस आर्टिकल में? हमारा धन विधेयक जो है ये हमारा आर्टिकल 110 में है। 108 की बात करते हैं दोस्तों। 108 आर्टिकल 108 में हमारा क्या है? 108 में हमारा संयुक्त बैठक क्या है? ज्वाइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक हमारा किस आर्टिकल में है? बैठक ये हमारा किस आर्टिकल में है? ये हमारा आर्टिकल 108 में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया कर रहा है कि UNCITRAL का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों ये ऑप्शन हमारे पढ़ने योग्य हैं, इनको देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन यहाँ पर करा है कि यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। इसका फुल फॉर्म है या ट्रेड नेशन कमेटी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ या यूनाइटेड नेशनल कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ या यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चार्टर अधिनियम 1833। क्या हो जाएगा? चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को बनाया गया था। किसको? विलियम बेंटिक को बनाया गया था। बेंटिक को बनाया गया था। दोस्तों बात करते दोस्तों चार्टर एक्ट अधिनियम कब का था? 1833 का था। और पढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। निम्नलिखित में से किसे आर्थिक घटनावृत्ति के अंतर्गत दोनों पक्षों में प्रत्येक के लिए वह वस्तु उपस्थित होती है जिनकी दूसरे पक्ष की आवश्यकता होती है, अतएव वे बिना किसी मौद्रिक माध्यम से उन वस्तुओं का परस्पर आदान प्रदान कर लेते हैं। बिना किसी मौद्रिक माध्यम के उन वस्तुओं का आदान प्रदान कर लेते हैं। यह क्या कहलाता है? आवश्यकताओं का दिशांपात कहलाता है। क्या कहलाता है? आवश्यकताओं का दिशांपात कहलाता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी है जो श्रृंखला में दक्षिण अमेरिका में स्थित है? कौन सी श्रृंखला जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है? ये हमारी एंडीज पर्वतमाला स्थित कहाँ स्थित है? ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारी स्थित है दक्षिण अमेरिका में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करते हैं दोस्तों। ये कहाँ स्थित है? ये हमारी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है? हमारी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और बात करते हैं विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति हमारी कहाँ स्थित है? ये भी हमारी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। और आप सभी को कैसी लगी? और यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए और जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी को जो कमेंट बॉक्स में हमने प्रश्न बताने के लिए बताया उस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग को देख रहे हैं। हम 4-5 दिन हो रहे हैं, आप सभी लोग क्लास तो देख लेते हैं, लेकिन क्लास में जो हमने सवाल देते हैं उस सवाल का जिस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में हमारे प्रश्न का उत्तर ज़रूर लिखा करिए, जिससे हमें भी लगता है कि हाँ कुछ लोग पढ़ रहे हैं और जो है उनके समझ में हमारी क्लास का जो है आ रहा है, जो हम बता रहे हो उनके समझ में आ रहा है। तो दोस्तों आज का प्रश्न हमारा क्या था? आज का हमारा प्रश्न क्या था? तो दोस्तों आज का प्रश्न हमारा था कि जो है फतेहपुर जो है हमारा बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? 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 और दोस्तों इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? निर्माण
किसके द्वारा करवाया गया था, और ये इसका आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे। और दोस्तों अगर आप सभी को हमारी क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जल्द से जल्द हमारा 4000 आवर वॉचिंग टाइम पहुंचवाइए और 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करवाइए। और कल फिर मिलेंगे 7:30 बजे। जय हिंद।